हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सी टेट 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको इजी रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये पेपर टू है। पेपर टू यानी कि अपर प्राइमरी लेवल, है ना। अभी हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए थे प्राइमरी लेवल के किए थे, पेपर वन किए थे। बट अब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे साथियों के कमेंट्स आए कि मैम पेपर टू की भी आप एक क्लास कर लीजिए प्रीवियस ईयर के, तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। देखो, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इसमें जब आप हम प्राइमरी लेवल का पेपर देते हैं तो आपको लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। और दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेज वन हिंदी ले रहे हैं तो लैंग्वेज वन इंग्लिश लेंगे, या फिर देखो ऑप्शन होता है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, तमिल, लेकिन तेलुगु सारी, बट हमारे लिए जो मेन है वो ये रहती है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए। दिस इज फॉर प्राइमरी लेवल। बट अभी अपर प्राइमरी में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो हम देखते हैं। देखो, इसमें भी सेम वैसे ही है, थोड़ी थोड़ी चीजें कि जो सेक्शन वन होता है, सेक्शन फर्स्ट है वो सीडीपी का होता है। सेक्शन फर्स्ट देखिए, पार्ट वन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कंपलसरी पार्ट है। फिर हमारा पार्ट सेकंड जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स और साइंस का, जिसमें 31 से 90 यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे साइंस या मैथ्स के, साइंस और मैथ्स के। और सेम पार्ट थर्ड जो होगा उसमें एसओएस यानी कि सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के होंगे 60 क्वेश्चंस। जो हमारे साथी साइंस बैकग्राउंड से हैं वो तो पार्ट टू करेंगे। कौन सा करेंगे? पार्ट टू। और जो हमारे साथी ह्यूमैनिटीज से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो हमारे साथी करेंगे पार्ट थ्री। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पार्ट साइंस के साथी हैं वो पार्ट टू अटेंड करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लीजिए। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन है। इसे मैं अभी इरेज करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, भाग दो गणित व विज्ञान और भाग तीन है सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान। इन दोनों में से आपको एक भाग को ऑप्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर अगेन आपका पार्ट फोर जो है, भाग फोर, वो भाषा है, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और भाग फाइव भी आपका लैंग्वेज है, जिसमें लैंग्वेज टू है, हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा ये देखो उन्होंने क्लियर लिखा है, यदि भाषा एक या भाषा दो में आपके द्वारा चुनी गई भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी के अलावा हैं तो आपको उसकी दूसरी, जैसे कोई और लैंग्वेज और स्टेट्स के लोग हैं जहाँ पे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों एक ही भाषा नहीं चूज कर लेनी है कि पार्ट थर्ड में भी आप इंग्लिश चूज कर लें और पार्ट सेकंड में, फोर्थ में भी आप इंग्लिश चूज कर ले। दोनों पार्ट फोर्थ और फिफ्थ दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, आपने ये ध्यान देना है कि जैसा आपने देखो क्लियरली मेंशन है, परीक्षार्थी को प्रश्न 31 से 90 या तो भाग दो गणित व विज्ञान या भाग तीन सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से करने हैं, जैसा कि परीक्षार्थी ने अपने ऑनलाइन पत्र में भरा है, जैसा आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। साइंस किया है तो साइंस एंड मैथ्स करेंगे, और एसओएस किया है तो एसओएस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वहां जाके कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं साइंस आपने अपने फॉर्म में चूज किया और वहां जाके आप सोशल स्टडीज के लगा के आ जाते हैं, वो देखिए गलत हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, अभी ऑनलाइन करेक्शन की विंडो ओपन है, यानी कि अगर आपका सी टेट का फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी गड़बड़ हो गई है तो आप एडिट जाके कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हमारे साथी थे जिन्हें मार्क्स नहीं पता थे या उनको मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पाई थी, तो वो जाके अब जल्दी से करेक्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर टू है और बुकलेट एम है। कौन सी है? एम बुकलेट दी गई है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी ये सेक्शन को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जब बाल्यावस्था होती है तो उस अवधि में जो बालक का विकास होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन वन है धीमी गति से होता है,
एवं उसे मापा नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बात सही लग रही है, बट हम आगे भी जाएंगे। केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं। मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स लगाने का फायदा ही ये है कि जहां पे केवल आता है, ओनली या केवल, समझिए मतलब 90 to 95% वो ऑप्शन सही नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं। तो इसको भी, ये भी गलत हो रहा है। फोर्थ है अनियमित और असंबद्ध, यानी कि डिसऑर्डरली और डिसजॉइंट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें इसका राइट आंसर मिल गया मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निकट स्थ विकास का क्षेत्र क्या है? देखो, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास में भी कवर कर चुकी हूँ। इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका क्षेत्र क्या है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यसक व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, ये बिल्कुल राइट आंसर है, बट अभी हम आगे के पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है, अगर पहला आंसर सही लग रहा है, बट ऐसा ना करें एकदम उसे मार्क करके आगे ना बढ़ें। कभी कभी होता है कि उसी बात को और अच्छे वे में आगे वाले ऑप्शंस में दिया हुआ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, ये भी नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समान के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ये भी समाज के नहीं, ये भी नहीं है। देखो, जो जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसमें क्या करा जाता है, ये एरिया होता है बिटवीन अ चाइल्ड करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीपल। देखो, जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, कोई बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो घर पे ही अपने आप से पढ़ रहा है ना, उसका कुछ भी, वो उसको एक्स्ट्रा कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चे का लेवल यहाँ है। अभी वो बच्चा अब बाहर स्कूल जाने लगा, उसके पेरेंट्स ने भी उस पर ध्यान देना शुरू किया और वो उसकी स्टडी पे और ज्यादा फोकस करने लगे, उसको होमवर्क कराने लगे, डेली रिवीजन कराने लगे, एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी लेने लगे, तो उस बच्चे का जो ग्रोथ था वो यहाँ की जगह यहाँ पहुंच गया। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन दीज टू लेवल्स, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। जैसे आप इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका एग्जाम है, आप खुद से पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपका लेवल यहाँ है। वहीं आपने किसी एक्स्ट्रा सपोर्टिव सिस्टम की हेल्प ले ली, चाहे वो आपके कलीग्स हो या फिर आप ऑनलाइन कोई क्लास अटेंड करने लगे हैं या फिर आप ऑफलाइन मोड में कोई क्लास करने लगे हैं, तो उससे क्या हुआ, आपको एक रास्ता मिला, एक आपका वे डिसाइड हुआ और आपका जो ग्रोथ था वो इसकी जगह यहाँ जंप कर गया। तो इन दो के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। आप इससे ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट स्तर विकास का क्षेत्र। अच्छा देखो, आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन जूनियर के लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे आए, कभी कभी यही क्वेश्चन प्राइमरी लेवल पे ही आ जाते हैं। सीडीपी बहुत ज्यादा मिक्स है, सीडीपी में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये प्राइमरी का सीडीपी है और ये जूनियर लेवल का है, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो जीन प्याजे था, जीन प्याजे के जो अनुसार है, जो बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, ये आपको बताना है। परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रतिविज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, हाँ, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल हाइपो हाइपोटिक को डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। ठीक है, ये जो है, ये बच्चे, इसने जीन प्याजे ने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यही सब बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लॉरेंस कॉलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत, जो लॉरेंस कॉलबर्ग है उसके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक बनाए रखने की धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। आपको ये बताना है किसके अनुसार है, ये लॉरेंस कॉलबर्ग, ध्यान रखना है किसके अनुसार पूछा जा रहा है। तो लॉरेंस कॉनवर्क के अनुसार दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन 2 है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास,
ऑप्शन 3 है यंत्रिक यदेश्य अभिविन्यास, या ऑप्शन 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, जो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें एक क्वेश्चन देखो यहाँ भी बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? लॉरेंस कॉलबर्ग ने, यानी कि कॉलबर्ग ने। उनके अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो वो कौन सी अवस्था में होता है? सामाजिक क्रम अवस्था अभिविन्यास में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। देखो ये मैचिंग वाले भी आते हैं, किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसमें क्वेश्चन आया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, और उसी से रिलेटेड देखो कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेता है। आप सोचेंगे प्राइमरी लेवल पे कभी कभी वो पूछ लेता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, ये पूछ लेता है। और जूनियर लेवल पे उसने इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, ये बताना है। तो कौन सा सही है? स्थानिक मनोवैज्ञानिक नहीं, अंतर व्यक्तित्व विक्रेता नहीं, भाषिक मूर्तिकार, भाषिक का मूर्तिकार अंतस्थ नहीं, ये भी नहीं है, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये ठीक होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि शारीरिक गति संवेदना किससे रिलेटेड है? खिलाड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार, जो वाइगोस्की हैं उनके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है, वाइगोस्की ने ये बात कही थी कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। लेकिन हम फिर भी आगे पढ़ेंगे, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, और ऑप्शन 4 है स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसमें इन चारों में इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन। जो एक प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग कैसे होता है, ये आपको ऑप्शन देख के बताना है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर किसी भी टीचर का लर्नर का असेसमेंट होगा तो उससे तो बच्चों का अधिगम और अच्छा होगा, तो ये तो गलत बात हो गई है। ऑप्शन 2 है बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, ये भी नहीं है। देखो अगर मान लीजिए कोई भी कक्षा है उसमें हम अधिगमकर्ता यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनका अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उससे क्या हम सिर्फ अभिभावकों को यही संतुष्टि देंगे कि उनका बच्चा सफल है, पास है, फेल है? नहीं, ये तो देखो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अगेंस्ट हो गया है ना, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने के में सहायक होता है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जब भी हम किसी भी अधिगमकर्ता का असेसमेंट करते हैं या मूल्यांकन करते हैं तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि बच्चे की समझ कितनी हुई है, कैसा बच्चे का लेवल है डेवलपमेंट का, और उसी के अनुसार जो टीचर है वो अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने शिक्षा शास्त्र को उसी के अकॉर्डिंग डेवलप कर लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सभी लिंगों में सॉरी कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? देखो जेंडर गैप के बारे में बहुत बार पूछा जाएगा है, जो जेंडर चीज को लेके रूढ़िवादिता आ रही है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बढ़ रही है, उस चीज को कम करने के लिए उसकी संभावनाओं को, ये विस्तार की संभावनाओं को एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादी कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? जो
जो जेंडर रूढ़िवादी यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप आ रहा है उसे कम करना है और डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो हमें कौन सी पद्धति का यूज करना चाहिए ये बताना है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ऐसा तो नहीं है। देखो, अगर आप बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को स्वीकार नहीं करेंगे तो इससे तो क्लास में रूढ़िवादी या फिर स्टीरियोटाइपिंग बढ़ेगी, तो ये तो गलत हो गया। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, नहीं। अगर आप किसी भी सोसाइटी में जो जेंडर रोल्स हैं उनको बढ़ाएंगे, जेंडर रोल्स को बढ़ाएंगे, तो उससे तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादिता बढ़ेगी ना, तो ये भी नहीं करना है। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, ऐसे तो और ज्यादा रूढ़िवादी होंगे, आप कहे जाएं सिर्फ लड़कों को ही या सिर्फ लड़कियों को ही इंपॉर्टेंस दिए जाए, तो ये भी गलत हो गया। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। जब भी आप कोई भी क्रियाकलाप कराएं तो एक मिक्स वाला, मिक्स्ड लिंग समूह बनाएंगे और उसी पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए, कई बार जो यूपी सीटेट का पेपर होता है इसमें आपको क्वेश्चन समझने के लिए तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तो इसमें परेशान ना हो कि अरे मुझे तो एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, इतना टाइम है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर करिए। जल्दबाजी में गलत गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है किसी भी क्लास में, इन ए क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज बाय द टीचर, टीचर से समझना चाहिए। तो किसका क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या और एक व्यवस्थापक मुद्दा। देखो, यहाँ तो ऑप्शन से ही हम कितनी जल्दी आंसर निकालेंगे। देखो, बहुभाषीयता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, वो रुकावट तो नहीं हो सकती। कोई भी बात आप क्लास में इंग्लिश में बता रहे हैं, अगर वही वहाँ की जो भी बच्चा अपनी घर की भाषा को समझ रहा है, जो भी लैंग्वेज को वो यूज कर रहा है, चाहे वो हिंदी है या फिर कोई अदर लैंग्वेज है, तो अगर आप उसमें उसको उसको उस लैंग्वेज में समझा देंगे तो कोई रुकावट थोड़ी है, कोई समस्या भी नहीं है, कोई व्यवस्थापक मुद्दा भी नहीं है, सिस्टमेटिक इशू भी नहीं है। टीचर्स तो बाइलिंगुअल यूज ही करते हैं क्लास में। तो ये क्या है? एक गुण है और साधन है जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें, एसेट और रिसोर्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है, जो बाल केंद्रित कक्षा है कौन सी है? अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के उपयोग करता है? नहीं, सिर्फ बुकिश तो नहीं हो सकता है ना, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को यूज कर लें और वो कह दें बाल केंद्रित कक्षा हो गई, तो नहीं हुई। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है? देखिए, नहीं, जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब पे वर्गीकृत या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना उनकी एबिलिटीज के हिसाब से नहीं, सही नहीं है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करता है, निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है? बिल्कुल भी नहीं, जिसमें पुरस्कार और दंड दिया जाता है वो बाल केंद्रित कक्षा ही नहीं है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये सही है। अध्यापक कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी बच्चा है उसकी जो भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग उसको टीचर को बिहेव करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आपको बताना है इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसमें सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है और नहीं को हाईलाइट भी किया है। जो बच्चा आंशिक आंशिक यानी कि पार्शियली साइटेड है, उसकी दृष्टि थोड़ी कम है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कौन सी इनमें से ऐसी चीज है जो उपयुक्त नहीं है? देखो, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, अगर कोई भी बच्चा है उसकी आईसाइट थोड़ी वीक है, उसकी दृष्टि में आंशिक कुछ परेशानी है, तो उसको अगर हम बड़े बड़ा मुद्रित करी हुई बुक देंगे तो वो तो उसके लिए हेल्पफुल होगी, है ना? तो फिर ये क्यों नहीं होगा? ये तो राइट आंसर होगा। तो इन्होंने हमसे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है ना, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये तो उसके लिए हेल्पफुल है, तो हटा दो। त्रिविनिमय नक्शे और चार्ट, ये भी उसके लिए हेल्पफुल है।
बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट, ये भी तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर बच्चे का बोलती हुई पुस्तकें होंगी, उसको छू छू के समझ में आ जाएगा, तो फिर उसकी जो आईसाइट वीक है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाला एक कार्यशीट, ये देखो ये उसके लिए उपयोगी नहीं है, ये बात सही है। अगर किसी में हमने छोटी छोटी मुद्रा में कुछ भी लिख दिया तो वो तो उसको दिखेगा ही नहीं, है ना। अगर आप बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर वो उसको दिख जाएगा। तो इसलिए आप समझिए, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ही उन्होंने ये पूछा था उपयुक्त नहीं है, ये चीज ऐसी है उपयुक्त नहीं है। अब जब मैंने इतनी मेहनत करके लिखा है डाउट एक्सपर्ट, तो आप अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी क्लासेस हमारी यूपी टेट सी टेट की या फिर डी ट्रिपल एस बी के वीज एनवीज की आ रही हैं, वो सब आप लिंक कर लें, सबसे ज्वाइन कर लें। और देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो उसके पीछे क्या थॉट हो सकता है, ये आपको इसमें बताना है। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रबंध करना नहीं। देखो जो समावेशी शिक्षा है उसमें सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, उन्हें अलग नहीं करना। चाहे बच्चे स्पेशल एबिलिटीज के हो या फिर कैसे भी हो, सबको एक साथ पढ़ाया जाना है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो सबको साथ लेके आने की बात है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना नहीं। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय के में समान शिक्षा पाने का अधिकार। हाँ जी, उसमें क्या था, सभी बच्चों को, चाहे बच्चा स्पेशली एबल्ड हो या कैसा भी हो, सभी बच्चों को नियमित शिक्षा, नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। ये है समावेशी शिक्षा के पीछे का कारण, विचार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। हाँ, ये तो सही बात है। जैसे कोई भी बच्चा है उसको आप कुछ भी चैलेंजिंग टास्क दे दें, एक्टिविटीज दे दें, जिससे कि वो नीरस ना हो, क्लास है ना, बोर्डम ना हो, बोर्ड ना हो, तो इस तरह का ये ऑप्शन तो राइट होगा। अभी हम लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। देखो रटने तो बिल्कुल ही अलग हट गया, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, ये भी देखो बच्चा सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, तो आप उसको कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देके उसको बांध लें, तो ये भी नहीं होगा। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। देखो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चिंतन ही करे, बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, प्रतिभाशाली है, तो उसको कुछ ऐसा काम देंगे ना हम जिसमें कुछ चैलेंजिंग टास्क हो, जो उसकी जो बोरिंग हो रहा है वो उसको दूर करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। कई बार आपको ऑप्शंस का यूज करके एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिन जिन भी साथियों ने अभी तक सीडीपी की क्लास नहीं अटेंड की, हिंदी की क्लासेस नहीं अटेंड की, हिंदी की एक बहुत अच्छी क्लास मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वो जरूर देख लें। मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप मान के चलिए उसमें से 10-12 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ईजी वे में सब समझाया गया है। अच्छा, प्राइमरी का पेपर पूरा आपका टेट का, सी टेट का भी और यूपी टेट का भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने क्लास अपलोड कर दी है, आप वो भी जाके देख लें, लिंक आपको दे देंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे एनवायरमेंट के, हिंदी के, सीडीपी के, मैथ्स की सारी क्लासेस हैं। देखिए तैयारी बूस्ट अप करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम अब आने वाला है, तो आप टाइम बढ़ाइए और तैयारी कीजिए। और जो मेरे साथी ऑलरेडी वर्किंग है, अब आप मान के चलिए उनकी विंटर ब्रेक में कुछ ना कुछ तो हॉलीडेज हो गई, तो उसमें आपको बैठ के तैयारी करनी है। बिल्कुल आप बैठ जाइए और अपनी तैयारी करिए। अगर आपको प्रॉपर प्लान चाहिए कि कैसे तैयारी करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। देखो ये जो आप हिंदी के वर्ड से नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आप देखिए डिसलेक्सिया, इंग्लिश में कई बार इंग्लिश को ही डिसलेक्सिया हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है ऐसे,
डिसलेक्सिया करके, ठीक है। तो दो दो डिफेक्ट होते हैं, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। इन्होंने पूछा है डिसलेक्सिया की पहचान करनी है, तो कैसे करनी है, कैसे होगी ये आपको बताना है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, या फिर उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का आकलन करके। तो देखिए इसका राइट आंसर उनके पढ़ने और लिखने की, जो हमारी पढ़ने और लिखने की कौशलता है उसके विश्लेषण से हम बता सकते हैं कि बच्चा डिसलेक्सिया से सफर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरे शरीर का उसका स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया ये दोनों पढ़ने लिखने से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका पता भी उसी से ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। फिर से इन्होंने नहीं को हाईलाइट किया है, जब भी नहीं आए सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लें। इन्होंने यही पूछा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और जैसे कि वंचित पृष्ठभूमि वाले कुछ अधिगमकर्ता हैं, उनको संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सन्मुख आई चुनौतियों को समझना। अगर हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके सन्मुख आई समस्याओं को समझेंगे, तो ये तो प्रभावशाली है। बट इन्होंने तो नहीं पूछा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये गलत बात है और गलत ही इन्होंने पूछी है। भाई अगर हम किसी की भी चीज को प्रभावशाली पद्धति बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई हम उनसे कहेंगे बाहर ट्यूशन पढ़ो, नहीं ना। और इन्होंने भी नहीं पूछी है, तो सही तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। बट अभी आगे पढ़ेंगे। विद्यालय को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ये भी प्रभावशाली बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हेल्प करेगा, प्रभावशाली बनाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, जो बच्चों का अधिगम होता है उसमें शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता, गलत। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सही हो सकता है। का कोई आपसी संबंध नहीं है, ये भी गलत। की भूमिका नगण्य, ये भी गलत। ये तो बहुत, स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ेगा। एक बहुत फेमस लाइन है, स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ बुद्धि है उसका या स्वस्थ मन का मतलब रहता है। जहां बुद्धि, बच्चा स्वस्थ होगा वहीं पे स्वस्थ बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, देखो जब कक्षा में हम अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग करेंगे तो टीचर को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। हाँ देखिए सहायता तो करनी चाहिए, ये सही होगा। बट यहाँ पे देखो इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस दिए हैं, है ना, मोर देन वन ऑप्शन है, तो हमें फिल्टर करने पड़ेंगे। ऑप्शन 2 है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। नहीं, देखो अब हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें हम किसी भी बच्चे को उसके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत या नामांकित नहीं कर सकते, ना ही उनका हम समूह बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब देखो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ सॉल्व करने की। जैसे ही ऑप्शन 2 करेक्ट हुआ, गलत हुआ, तो ऑप्शन 2 के गलत होने से ही देखो कौन कौन से फिल्टर में ऑप्शन हट गई। यहाँ पे ऑप्शन 2 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, इधर आ रहा है ऑप्शन 2, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 1 और 3। अब आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, ये बात भी सही है ना। थर्ड सही है, देखो थर्ड भी दोनों में आ रहा है, अभी भी हम नहीं पहुंचे। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पर्टिकुलर मानक विधि को अपनाएं क्लासरूम में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके गलत होते ही हमारे पास कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ 1 और थर्ड हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दें, ये नहीं कि यहाँ पहला पढ़ा, पहला सही हो गया तो पहला लगा के आ गए, है ना। आगे भी देखना है, या फिर थर्ड लगा तो थर्ड लगा के आ गए, ये देखना है कि मल्टी ऑप्शंस तो नहीं दिए गए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम 1
और प्रक्रिया है। कैसी है अधिगम, कैसी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है क्या, लर्निंग। और ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए। क्या करना चाहिए, देखो अपनी कक्षा को अर्थपूर्ण अधिगम में सुसाध्य बनाना है, तो अपनी कक्षा में उसको क्या, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। अनदेखा नहीं करना चाहिए, उपेक्षित भी नहीं करना है, टालना भी नहीं है। अगर वो उस जैसे अलग अलग बच्चा अलग अलग लैंग्वेज वाली जगह से आ रहा है ना, उसके अंदर भाषाई विविधता है, अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं पढ़ने, अलग अलग सांस्कृतिक वाले डाइवर लोग आ रहे हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अगर टीचर उन सब चीजों को नहीं समझेगा और अपनी किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत रिजिड हो जाएगा, तो उससे क्लास अच्छी नहीं होगी, मीनिंगफुल नहीं होगी। उसको समझना है कि जो बच्चा है हमारा क्लास में बैठा है, वो अलग अलग रिलीजन से है, अलग अलग कल्चर से आया है, अलग अलग उसकी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, उसकी अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे बिहेव करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। देखो इन्होंने इसमें ऑप्शन लगाना है या दो फिलअप है। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी के लिए। बच्चों में कॉम्पिटिटर की भावना नहीं होनी चाहिए कि हर एक से कि हमें इससे कंपटीशन करना है, हम इसको नहीं बताएंगे या हम इससे छुपा के कर लेंगे, नहीं। उनमें कोलोब्रेशन की भावना होनी चाहिए, सहयोगी की भावना होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से कोलोरेट करके, है ना, अपना तैयारी करेंगे। ठीक है, तो किस कैसी भावना होनी चाहिए, सहयोगी, कोलेबोरेटिव फीलिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। बच्चों को एनकरेज करना है कि वो पढ़ें, इसके लिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोटिवेट करता है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीखे। ठीक है, ये। और ऑप्शन नंबर 2 है, सीखने में ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, नहीं। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्किल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके विषय में, बच्चों के चिंतन के विषय में आपको बताना है सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात तो सही है, बट इन्होंने तो नहीं पूछा इसलिए नहीं लगाएंगे। बच्चे प्रत्यों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उन्हें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। ये बात भी सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ये भी सही है। इन्होंने नहीं पूछी है, ये सेकंड वाली ही सही नहीं है। बच्चे प्रत्यों को स्वयं से नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो सोच सकते हैं स्वयं से, और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराना थोड़ी है। हाँ, बच्चे सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ गलत सोचें, लेकिन सोच तो सकते ही हैं। तो इन्होंने नहीं ही पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और अपनी लर्निंग को ऐड कर लें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, देखो और तो हम कुछ आपसे ले नहीं रहे हैं, सिर्फ आप अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यही आप दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। गलत। ऑप्शन 2 निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3
साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइश कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है भाई, कमी तो किसी भी बच्चे में नहीं होती और अगर हो भी तो उन्हें विद्यालय से थोड़ी निकाल दिया जाएगा। उनके साथ और मेहनत की जाएगी, उन्हें स्पेशल टीचर, स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड कराए जाएंगे, बट स्कूल से निकाल देना इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये भी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि बच्चों में ये सूचित करेगा कि अधिगम करने का या सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, जैसे हम बच्चे ग्रुप ग्रुप लर्निंग कहते हैं ना, ग्रुप लर्निंग, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, ये भी नहीं है। बच्चों में स्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रुप लर्निंग करते हैं तो उससे कोई विघ्न या फिर रुकावट नहीं पैदा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो, कई बार आपको फर्स्ट आंसर सही भी लग रहा है तो भी आगे तक पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक स्पेस है यहाँ पे, कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो क्या परिवर्तित करती है? प्रगतिशील कैसी कक्षा है? अगर वो अध्यापक केंद्रित कक्षा होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी तब भी नहीं होगी, व्यवहारवादी होगी तब भी नहीं। अगर एक प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा तो टीचर अडेप्ट करेगा अपनी पेडागोगी को, जिस एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर इंडिविजुअल स्टूडेंट। वो प्रगतिशील कक्षा ही होती है जहाँ पे टीचर अपने शिक्षा शास्त्र या फिर आकलन के मेथड्स को बच्चों की जरूरत के अनुसार तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो विकास का विषय है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब भी किसी बच्चे का विकास होता है तो उसमें बहुत सारी कल्चर डाइवर्सिटी होती है। आगे भी पढ़ेंगे। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय में होता है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का विकास एक ही क्रम में होगा और एक ही सुनिश्चित समय में होगा, नहीं। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों का कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशा नहीं, एक दिशा तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड? तो कौन सा है इसका जो मध्य बाल्यावस्था है, इसका जो प्रमुख प्रमाण चिन्ह है वो है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, जब बच्चों का समाजीकरण होता है तो उसमें विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम भूमिका है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्राथमिक कारण है, प्राथमिक तो नहीं है लेकिन हाँ द्वितीय कारक है, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी है। स्कूल में जो बच्चों का सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए कैसी है? सेकेंडरी एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ये पेडागोगी का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए या तो मैथ्स का लेके आएंगे या फिर सोशल साइंस का, जो भी आप कहेंगे वो हम सेक्शन लेकर आ जाएंगे। इसके बाद जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है वो भी आपके लिए लेके आएंगे। आप बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? कि जो बच्चों का चिंतन होता है, थिंकिंग जो कैपेबिलिटी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट? किसने बताया ये बात? तो ये बताई है जीन प्याजे ने। किसने बताई है? जीन प्याजे ने। यहाँ आपके जो 30 क्वेश्चन है सीडीपी के वो कंप्लीट हो गए हैं और आपने पेशेंसली पूरी क्लास को देखा, उसके लिए थैंक यू एंड होप ये क्लास आपको क्लियर हुई है। कोई भी डाउट है तो आप हमें डाउट एक्सपर्ट पे कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसको भी सारे क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप
और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।